कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको हिंदी और संस्कृत दोनों तरह से समास कैसे बनते हैं वो बताने जा रही हूँ। ये समास जो है अब बोर्ड परीक्षा में अगर आप इस तरीके से सारणी के माध्यम से समझ लेंगे तो समास आपको कभी रटने नहीं पड़ेंगे और किसी भी परीक्षा में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। ट्रिक से आप आसानी से समास को कराएंगे। और अगर ये ट्रिक आपको तरीका समझ आ जाए तो लाइक कीजिएगा ज़रूर और कमेंट शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले मैं कर्मधारय समास बताना चाहती हूँ। कर्मधारय समास देखिए, इसमें पहला पद, इसे पूर्व पद भी बोल देते हैं। पहला पद विशेषण होता है और उत्तर पद या दूसरा पद विशेष्य होता है। इसके दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें विशेषता बताई जाती है। और इसकी जो शब्द के जब विग्रह करते हैं तो जो हिंदी में तो जो आता है, जो शब्द बीच में आ जाता है, जो से पहचान पड़ती है। और संस्कृत में जो या चासो शब्द आ जाते हैं। अब देखिए उदाहरण, महाधन, तो संस्कृत में तो हम लिखेंगे महत चासो धनम। महत, महत माने महानी है, महत चासो धनम। हिंदी में से करेंगे महान जो, महान जो, महान है जो धन, महान है जो आ गया ना, महान है जो धन। हिंदी में हम इसे ऐसे विग्रह करेंगे। अगला उदाहरण देखिए, कृष्ण सर्प है, तो कृष्ण सर्प है को हम कैसे विग्रह करेंगे। कृष्ण है सर्प और हिंदी में कैसे कहेंगे, काला सांप या काला है जो सांप। ऐसे काला, काला क्या है, विशेषता, और ये क्या है, विशेष्य सांप। किसकी विशेषता बताई जा रही है, सांप की। तो इस तरह से ये कौन सा समास हो गया जिसमें विशेषता बताई जाती है, ये कर्मधारय समास होता है। इसकी परिभाषा हम इसी से लिख सकते हैं कि इसके पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है और दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी पूर्व पद भी और उत्तर पद। ऐसे हम इन्हें पूर्व पद और उत्तर पद करके लिखते हैं। अब देखिए अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद जो होता है वो संज्ञा होता है, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर जैसे हम हिंदी में उपसर्गों का प्रयोग करते हैं, इसमें ये उपसर्ग, समास से पहले उपसर्गों का प्रयोग होता है। अब देखिए उदाहरण, प्रत्यक्ष अक्ष प्रति, यानी प्रत्यक्ष अक्ष प्रति, हिंदी में इसका अर्थ है आँखों के सामने। और प्रत्यक्ष का अक्ष प्रति, संस्कृत में इसका अर्थ है आँखों के सामने, अक्ष प्रति आ जाएगा। ऐसे ही अनुदिनम में देखो, संस्कृत में दिनस्य पश्चात और हिंदी में दिन के बाद, हिंदी में दिन के बाद ऐसे बताएंगे। अनुदिनम दिनस्य पश्चात और हिंदी में दिन के बाद, ऐसे इनका हम विग्रह करेंगे। अगर अनुदिनम आ गया लिखा हुआ तो हम संस्कृत में लिखेंगे दिनस्य पश्चात, और हिंदी में अगर विग्रह हिंदी में आता है तो दिन के बाद। असल में जो 12th का बोर्ड क्लास है उसमें तो संस्कृत में आता है, हिंदी की जो संस्कृत है उसमें तो संस्कृत में ही हमें इसका विग्रह करना पड़ता है, संस्कृत व्याकरण में दिया हुआ है। और जो 10th क्लास का बोर्ड है उसमें हिंदी की व्याकरण में दिया हुआ है, तो उनको हिंदी में करना होगा। तो इसलिए ये ध्यान रखें, ये अलग अलग दिया हुआ है, इसीलिए मैंने अव्ययी भाव समास मुझे आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। इसका पूर्व पद अव्यय होता है और उत्तर पद संज्ञा होता है और इसमें विभिन्न उपसर्गों का प्रयोग भी होता है। अगला है दीर्घु समास। दीर्घु समास में इसमें पहला पद इसका संख्यावाची होता है और दूसरा पद जो होता है विशेष्य होता है।
पहला पद संख्यावाची, दूसरा विशेष्य, यानी इसमें पहले पद में गिनती अर्थात संख्याओं का प्रयोग होता है, जैसे सप्त, समूह, सप्तऋषि, सप्ताह, चौराहा, त्रिदेव, दशानन, ऐसे इसका या मतलब दशानन भी हो सकता है। तो ऐसे इसका हम गिनतियों में सबसे पहले इसकी संख्या आती हैं, उसके बाद संख्या के बाद दूसरा जो शब्द आता है वो विशेषता बताता है। जैसे चवन्नी, तो इसका विग्रह क्या है चवन्नी का? 4 आनों का समूह। क्या है? 4 आनों का समूह। ऐसे ही सप्ताह का अगर सप्ताह लिखा जाता तो उसका क्या हो जाता? 7 दिन का समूह, 7 दिनों का समूह। तो इस तरह से जहाँ पे ये गिनती वाला आ जाए समास, हम उसे उसकी हम ये पहचान कर सकते हैं कि ये द्विगु समास है। और जिसमें ये उपसर्गों का प्रयोग हो जाए उसकी हम पहचान कर सकते हैं ये अव्ययी भाव समास है। और जिसमें जो या चासो शब्द आ जाए उसकी हम पहचान कर सकते हैं ये कर्मधारय समास है। और बहुव्रीहि समास की पहचान इसमें जो है, हिंदी में तो जिसका, जिसकी, जिसके विग्रह करते हैं तो ये शब्द आ जाते हैं, या विग्रह करते समय ये शब्द आते हैं। और संस्कृत में यस्य, पुल्लिंग में यस्य से, स्त्रीलिंग में यस्य सा, और ये माने समान, येन माने जिसने, इस तरह से ये शब्द विग्रह करते समय आते हैं। इसकी हम परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं कि इसका पहला और दूसरा पद प्रधान नहीं होते, इसका तीसरा पद प्रधान होता है। पहला और दूसरा पद प्रधान नहीं होते, तीसरा पद प्रधान होता है। और इसमें किसी मुख्य की विशेषता बताई जाती है, कोई मुख्य होता है। जैसे अब देखिए उदाहरण, जैसे वीणा पाणी, वीणा पाणी, तो वीणा पाणो यशस्या सा। संस्कृत में तो हम वीणा पाणी का ऐसे विग्रह करेंगे, वीणा पाणो यशस्या सा, यानी अर्थ क्या, हिंदी में कैसे करेंगे हम? वीणा है हाथ में जिसके, तो यहाँ पे हम इसके आगे क्या लिख देंगे ब्रैकेट में? किसके हाथ में वीणा रहती है? सरस्वती माता के। तो यहाँ क्या लिख देंगे? सरस्वती, अर्थात सरस्वती माँ। तो इस तरह से हम किसी विशेष के बारे में बताते हैं। अब जैसे दशानन है, इसमें भी दशानन आ जाता है, गिनतियों वाले में भी तो आता है, लेकिन विग्रह में अंतर होता है ना। तो इसमें हम दशानन आ गया तो 10 आनन हैं जिसके, इसमें तो 10 आनन का समूह आ जाता तो द्विगु समास हो जाता। लेकिन 10 आनन हैं जिसके ब्रैकेट में लिख देंगे, अर्थात रावण। तो रावण के लिए होगा, किसी विशेष के लिए होगा। यहाँ सरस्वती के लिए होगा, ये भी विशेष के लिए होगा। और दशानन में अगर हम लिखते हैं तो ये रावण के लिए हो गया, पंचानन शिव जी के लिए हो गया। ऐसे ही किसी विशेष के लिए होता है जो विशेषता बताई जाती है। तो मतलब तीसरा पद कोई विशेष होता है तो वहाँ पे कौन सा समास हो जाता है? बहुव्रीहि समास हो जाता है। इन सब की परिभाषा, पहचान से ही हमें परिभाषा भी लिख सकते हैं। ये देखो मैंने बताया इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। इसका जो है पहला पद अव्यय होता है, अव्ययी भाव का, दूसरा संज्ञा होता है। तो इसमें ये उपसर्ग वाला समास होता है, ये पहचान है इसकी। इससे हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, यहाँ से हम पहचान लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम इसका उदाहरण और विग्रह देख सकते हैं। ये द्विगु समास है, इसमें पहला पद संख्यावाची होता है, दूसरा विशेष्य होता है, और इसमें गिनती यानी संख्याओं का प्रयोग होता है। अभी मैंने उदाहरण आपको बताई दिए हैं। बहुव्रीहि समास ऐसे ही होता है। और इसके बाद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला भी और दूसरा भी। पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं। और इन दोनों को मिलाते समय, जब हम इनको मिलाते हैं, इनका विग्रह करते हैं तो मिलाते समय इनमें संयोजक चिन्ह लगा रहता है, संयोजक चिन्ह लगाते हैं। और विग्रह करते समय इसमें और या तथा आदि दिखाई जाते हैं। जब अलग होता है तो
जब हम इसका विग्रह करते हैं तो और आदि इसमें दिखाए जाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, दाल और रोटी। और अगर इसे हमें समासिक पद बनाना तो दाल रोटी विग्रह करके दिखाएंगे, वो ऐसे लिख के दिखाएंगे। और अगर विग्रह करके दिखाना, अलग करके दिखाना, तो दाल और रोटी अलग करके लिख के दिखाएंगे। और दाल रोटी पेपर में लिखा आएगा, ऐसे भी आ जाता है, दाल रोटी लिखा जाता है, पेपर में प्रश्न पूछ लेते हैं, बताओ ये कौन सा समास है, तो आप इसे बता दोगे द्वंद्व समास है। और अगर खाली दाल रोटी लिखा जाए कि इसका विग्रह करके बताइए, तो आप दाल और रोटी लिख देंगे। और समास का नाम पूछेंगे तो समास का नाम बता ही देंगे। इसमें इसकी ये पहचान है जिसमें और, तथा या ये संयोजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह होता है, वो हमारा द्वंद्व समास होता है। गिनती वाला द्विगु समास होता है। बच्चे इन दोनों समास में बड़े कन्फ्यूज होते हैं क्योंकि दोनों में दे रहता है, लेकिन जिसमें ई की मात्रा हो, इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, ई की मात्रा से गिनती। ठीक है, तो इससे गिनती, दोनों में ई की मात्रा आ रही है, तो ये तो हो गया संख्यावाची समास। संख्यावाची कौन सा होता है? द्विगु समास होता है, जो गिनती वाला होता है। ठीक है, और द्वंद्व समास जो वो होता है जिसमें ये संयोजक चिन्ह लगा रहता है या इसमें और या आदि का लोप होता है। तो ये आशा है आपको ये समास समझ आ गए होंगे। और अगर इसके अलावा भी आपको कोई और टॉपिक पे ऐसी जो है सारणी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए। अगर आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ रही हैं, इन्हें अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू सो मच।